हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलिए लेकर आए हो एक नया टॉपिक जिसका नाम है बिहेवियर ऑफ रेसिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर और कंबाइंड विथ डीसी वोल्टेज एंड एसी वोल्टेज। यानी कि जब हम एक रेसिस्टर को या इंडक्टर को या कैपेसिटर को एक बार डीसी वोल्टेज के साथ और एक बार एसी वोल्टेज के साथ जोड़ देते हैं, कंबाइन करते हैं, तो उस कंडीशन में ये तीनों जो मेरा क्या है, जो डिवाइस है, वो किस तरह का बिहेव करेगा और कौन सा करंट को रोकेगा और कौन सी करंट को जाने देगा। ठीक है ना। हम लोग ये चेक करेंगे, इसमें किसको लेग्स करेगा, किसको लीड्स करेगा, ये सब के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट। अगर हाँ उससे पहले मेरे यूट्यूब चैनल पर नया है तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट जरूर करना कि आप कहाँ से देख रहे हैं। ठीक है, मैं कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं लिखा हूँ केस 1 में क्या कि डीसी वोल्टेज अप्लाइड टू ए रेसिस्टर। यानी कि हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि एक रेसिस्टर लेंगे और उस रेसिस्टर को हम क्या करेंगे, उसमें डीसी वोल्टेज का सप्लाई करेंगे। मतलब एक डीसी वोल्टेज वाला ले लेंगे और एक रेसिस्टर लेकर हमने एक सर्किट बनाएंगे। फिर ठीक है, तो जैसे हम देखो, मैंने एक यहाँ पर रेसिस्टर ले लिया आर, क्लियर, और डीसी करंट को जाने के लिए, डीसी वोल्टेज को जाने के लिए हमने एक सोर्स ऑफ डीसी वोल्टेज ले लिया। देखिए, डीसी वोल्टेज से हमें से डीसी करंट ही निकलेगा, समझे। जैसे बैटरी हो गया, ठीक है ना, डीसी जनरेटर हो गया, सोलर पैनल हो गया, ठीक है ना, ये सब से आपका डीसी करंट निकलेगा। तो मैंने इसको ले लिया सोर्स ऑफ डीसी वोल्टेज, और एक मैंने रेसिस्टर ले लिया और एक बल्ब ले लिया। अब देखेंगे ये रेसिस्टर किस तरह से बिहेव करता है। तो यहाँ पर हमने लिखा हो ना कि जब हमने एक रेसिस्टर से एक डीसी वोल्टेज वाले सोर्स को कंबाइन किए जिसकी वोल्टेज वी है, तो ऑफकोर्स इस सर्किट में करंट आई का फ्लो होगा और ये आई करंट मैक्सिमम करंट होगा। अगर ओम्स लॉ के अनुसार आप देखना चाहते हैं तो आपका मैक्सिमम करंट को लिखे हैं आई नॉट, जिसे आई एम भी लिख सकते हैं, और इसके बराबर होगा वी बटा आर। लिखे मैक्सिमम करंट इन द सर्किट बाय ओम्स लॉ बराबर लिख सकते हैं आई नॉट। आई नॉट का मतलब मैक्सिमम वैल्यू जो सर्किट में फ्लो होने वाला होगा करंट, और ये आई एम को भी वही बोलते हैं हम लोग। आई एम का मतलब यहाँ एनसीईआरटी में देता है इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डीसी करंट फ्लो इन द सर्किट। इसके बाद लिख सकते हैं फॉर्मूला वी बटा आर लिख सकते हैं। तो यानी कि हम देख सकते हैं कि रेजिस्टर जो है क्या करता है, ठीक है ना, ये कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी होता है जो करंट का ऑपोजिशन करता है। तो यहाँ से डीसी वोल्टेज सोर्स से हमें डीसी करंट निकलेगा और इस तरह से ये रेसिस्टर हमें क्या करेगी, डीसी करंट को ऑपोजिशन करेगा। मतलब रेसिस्टर डीसी करंट को ऑपोजिशन करता है, मतलब उसे रोकने का काम करेगा, समझे। और यहाँ पर आप इसे आई नॉट और आई एम क्या बोलिएगा, डीसी करंट की मैक्सिमम वैल्यू बोलिएगा, जो कि जो सर्किट में है ये डीसी करंट है जी। आई एम जो लिखा हो ना आई नॉट, वो डीसी करंट की मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, जो सर्किट में बह रहा है। तो यानी कहने का मतलब है कि जब आप एक रेसिस्टर को सोर्स ऑफ डीसी वोल्टेज के साथ जोड़ देते हैं तो आपका क्या करेगा, ये रेसिस्टर डीसी करंट का ऑपोजिशन करेगा। दूसरी बात, इसकी जो मैक्सिमम करंट इसमें जो फ्लो होगा वो वी बटा आर होगा, और इस कंडीशन में ये बल्ब ग्लो करेगा। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि केस नंबर 2 में कि जब हम एसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं रेसिस्टर से तो क्या होता है भाई। तो देखिए, एक रेसिस्टर ले लिया और एक मैंने एसी वोल्टेज का सोर्स ले लिया, जिसे हम लोग इस तरह से दिखाते हैं, समझे, और एक बल्ब लेकर कंबाइन करके मैंने एक सर्किट को तैयार किया। लिखा होना कि द वेरिंग पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल साथ समय के साथ हमेशा बदलते रहता है, इसका मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी एसी वोल्टेज का, समझे। तो हम कह सकते हैं कि इस रेसिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, एसी वोल्टेज जो होगा वो मेरा वेरियस होगा, मतलब ये अलग अलग यहाँ पर बदलते रहेगा, समझे। तो वही लिखा हूं द वेरिंग पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द रेसिस्टर। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं वी बराबर वी एम साइन ओमेगा टी, या फिर लिख सकते हैं ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी। देखिए याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, वी बोलिए चाहे वी एम बोलिए, सॉरी वी बोलिए चाहे ई बोलिए, आपका एक ही चीज है। वी का मतलब भी पोटेंशियल और ई का मतलब पोटेंशियल होता है, लेकिन हमारा एनसीईआरटी में वी देता है और ई भी देता है। तो ई का मतलब समझ जाना कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज, ई का मतलब होता है अल्टरनेटिंग वोल्टेज होता है, समझे, जो हम लोग ई से सिंबल करते हैं। तो यहाँ पर ही आप चाहे तो वी की जगह ई भी लिख सकते हैं, यानी कि वी और ई,
ठीक है ना। ये क्या है, तो इसको लिखे हैं इज द इंस्टेंट वैल्यू ऑफ द एसी वोल्टेज, यानी कि वी या जो ई जो लिख रहे हैं वो एसी वोल्टेज का इंस्टेंट वैल्यू है, यानी कि एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद हमें ई की वैल्यू मिलेगी, वोल्टेज मिलेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो ई है ना वो मेरा ओमेगा टी, यानी कि टी अगर बदलेगा तो अलग अलग टाइम का हिसाब से आपका साइन का फंक्शन भी, ये साइन फंक्शन भी चेंज करेगा, और जब ये चेंज करेगा तो आपका ई के वैल्यू भी चेंज होगा। इसीलिए इसको बोला जाता है इंस्टेंट वैल्यू, यानी अलग अलग टाइम इंटरवल पर आप क्या कर सकते हैं, ई के वैल्यू अलग अलग निकाल सकते हैं। इसलिए इसे कहा जाता है इंस्टेंट वैल्यू ऑफ द एसी वोल्टेज एट ए फिक्स टाइम। ठीक है, और यहाँ पर लिखें, यहाँ से वी एम या फिर यहाँ पर लिखें ई नॉट। तो वी एम की बात करो चाहे ई नॉट की बात करो, इसे हम लोग बोलते हैं इज द मैक्सिमम वैल्यू या फिर वोल्टेज एप्लीट्यूडेड या पिक वैल्यू ऑफ द एसी वोल्टेज। आपसे कोई पूछे कि वी एम या ई नॉट क्या होता है, जो आप इसमें लिखते हैं अल्टरनेटिंग करंट के वोल्टेज के फॉर्मूला में लिखते हैं, तो इसको आप लोग बोलिएगा ना वी एम या ई नॉट, इसको आप लोग पिक वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज बोलिएगा, इसका नाम है। या भी बोल सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज बोल सकते हैं, या फिर मैक्सिमम एप्लीट्यूड ऑफ एसी वोल्टेज भी बोल सकते हैं, समझे, ई नॉट को या फिर वी एम को। ठीक है, और ई को बोलेंगे स्टैंड वैल्यू ऑफ द एसी वोल्टेज। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर ओमेगा लिखे हैं, यहाँ पर क्या लिखे हैं ओमेगा, और ओमेगा है आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी करंट। एसी करंट का ये क्या है जी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। जबकि ओमेगा टी क्या है, साइन के बगल में जो कुछ भी लगा हुआ है ओमेगा टी, वो ओमेगा टी क्या, ये फेज है, अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज का ये क्या है, आपका फेज है, समझे। चलिए, तो इस तरह से अगर आपका मान के चलते हैं, यहाँ पर जो मेरा एसी वोल्टेज है उसकी वोल्टेज का फॉर्मूला इंस्टेंट वैल्यू ऑफ द एसी वोल्टेज बराबर होता है ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो आपका अलग अलग वोल्टेज, यानी कि ये ऐसी वोल्टेज है जो सर्किट में क्या होगा, वोल्टेज की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बदलेगा, समझे, जो इसके अक्रॉस होगा। तो उस कंडीशन में इसमें बहने वाला करंट कितना होगा, तो उसका मैंने निकाल के बताया हूं कि करंट कितना होगा। तो मैं लिख सकता हूं ओम के नियम से I बराबर E बटा R, जहां E जो आपका वोल्टेज है जी और R जो है रेसिस्टेंस है। तो E की जगह आप लिख सकते हैं ई नॉट साइन ओमेगा टी बटा R। और इस हिसाब से आपका ध्यान से देखिए ई नॉट बट्टा आर एक प्रकार की आपकी करंट का काम करेगा, बट ये मैक्सिमम वोल्टेज है ना जी, ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एसी वोल्टेज है ई नॉट, और ये आपका रेसिस्टर है यानी कि रेसिस्टेंस। तो वोल्टेज बटा, ठीक है ना, वोल्टेज बटा रेसिस्टेंस, वो भी कौन सा वोल्टेज, मैक्सिमम। तब मैक्सिमम वोल्टेज से यहाँ पर क्या आएगा जी, मैक्सिमम करंट आएगा। तो इस तरह से अपने ई नॉट बटा आर को आप लिख सकते हैं आई नॉट, और इस तरह से आपका आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी है। यानी कहने का मतलब है कि इस सर्किट में मेरा ई इंस्टेंट वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज जब बह सकता है, फ्लो हो सकता है, तो मेरा इसमें करंट भी जाएगा इंस्टेंट वैल्यू, यानी कि इसमें बहने वाला जो करंट की फार्मूला लिखा जा सकता है आई नॉट साइन ओमेगा टी, समझे, जहां आई जो है मेरा इंस्टेंट वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट है, और आई नॉट जो है इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एसी करंट, या इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एम्पलीट्यूड, या इसको बोल सकते हैं द पीक वैल्यू ऑफ द एसी करंट, समझे, बोलो। अब सवाल ये बनता है कि क्या ये रेजिस्टर जो है, रेसिस्टेंस है, वो अल्टरनेटिंग करंट, इस करंट को भी ओपोजिशन करेगा। तो देखिए इसका जवाब है हाँ, यानी रेसिस्टर वो कंडक्टर की वह प्रॉपर्टी है, यानी कि रेसिस्टेंस वो प्रॉपर्टी है जो उस अपने से फ्लो होने वाला डीसी करंट या एसी करंट दोनों का ओपोजिशन करता है। याद रखिएगा, रेसिस्टेंस अपने से पासेस थ्रू होने वाला अल्टरनेटिंग करंट और डीसी करंट दोनों का ओपोजिशन करता है जी, समझे। चलिए आगे मैं यहाँ पर लिखा हूँ नोट में ना कि द मिनिमम एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज एंड एसी करंट इज द सेम एट द सेम टाइम बिकॉज देज फेज आर सेम। लिखा हूँ यहाँ पर ना जी कि अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज, यानी एसी वोल्टेज और एसी करंट की जो वैल्यू आपका है वो दोनों का सेम होगा एक इंस्टेंट वैल्यू पर। हाँ, आप इतना बोल सकते हैं कि देखिए इसका जो टाइम इंटरवल जितना होगा उसके हिसाब से जो इंस्टेंट वैल्यू मिलेगा अल्टरनेटिंग करंट का, ठीक है ना, उसी टाइम पर, ठीक है ना, ई यानी कि एसी वोल्टेज का भी इंस्टेंट वैल्यू मिलेगा।
हम ये नहीं कह रहे हैं कि दोनों की वैल्यू सेम रहेगा, हम ये कह रहे हैं कि दोनों का जो मान होगा वो फेज जो होगा वो सेम होगा, समझे? इस तरह से, यानी कि दोनों चेंज जो करेगा ना ये एक साथ करेगा, ऐसे समझिए, ये दोनों जो चेंज करेगा वो एक साथ करेगा, क्योंकि इसका जो फेज है डिफरेंस, जो फेज है ना ओमेगा टी है, और इसका भी फेज कितना ओमेगा टी, क्योंकि ओमेगा टी को हम लोग फेज कहते हैं, अभी जस्ट ऊपर बताया था। तो आपका अल्टरनेटिंग करंट की बात करो चाहे अल्टरनेटिंग वोल्टेज की बात करो, दोनों जो क्या हो गए, जो सर्किट में चेंज जो करेगा ना वो एक साथ करेगा, एक साथ चेंज करेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आपका वोल्टेज लीड्स कर रहा या करंट लीड्स कर रहा, ये भी दोनों में से कौन लीड कर रहा? तो इसका जवाब है कि दोनों में से कोई ना लीड्स कर रहा ना कोई लीड कर रहा, क्योंकि दोनों एक ही बार निकलेगा, एक साथ चेंज करेगा, और जब एक साथ चेंज करेगा तो इसमें से कोई भी लीड्स नहीं करेगा, कोई भी लेग नहीं करेगा, मीन्स कोई भी आगे नहीं निकलेगा और ना कोई पीछे जाएगा, समझे? ये एक साथ जाएगा। अगर आप कहना चाहते हैं समझने के लिए तो बोल दो कि दोनों लेग भी करेगा और दोनों लीड्स भी करेगा साथ साथ। क्यों? क्योंकि इसका फेज मेरा सेम है, ओमेगा टी वोल्टेज में भी है और करंट में भी मेरा ओमेगा टी ही है। तो इस हिसाब से आपका इसका फेज डिफरेंस भी निकालिएगा तो कितना आ जाएगा बताइए? है इसका फेज डिफरेंस कितना आ जाएगा करंट और वोल्टेज का? तो फेज डिफरेंस बिटवीन एसी करंट एंड एसी वोल्टेज लिख सकते हैं ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी, यानी जीरो। आपको पूछ सकता है कि रेसिस्टर से कंबाइन होने के बाद जो एसी सर्किट में कंबाइन करते हैं तो एसी वोल्टेज, ठीक है ना, और उस सर्किट में फ्लो होने वाला एसी करंट की जो फेज होती है उसका फेज डिफरेंस कितना होता है? तो आपका जीरो बोलिएगा, समझे? तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं, मेरा दो का डायग्राम होता है, एक जिसे हम लोग वेव फॉर्म डायग्राम कहते हैं। ये वेव फॉर्म डायग्राम हम एसी वोल्टेज और टाइम पीरियड के बीच बताता है, ठीक है? ये एसी करंट भी बोल सकते हैं, एसी करंट या एसी वोल्टेज और टाइम पीरियड के बीच में ये एक ग्राफ बताता है, मतलब जिसमें लेग और लीड्स का पता चलता है। तो मैंने एक का लिया, मैंने एक यहाँ वाई एक्सिस लिया और यह मैंने एक एक्स एक्सिस लिया, ठीक है ना? ये एक्स एक्सिस में टाइम पीरियड होगी, मतलब टी होगी या फिर ओमेगा टी हो सकता है, ये ओमेगा टी होगा, क्योंकि ओमेगा टी इसलिए क्योंकि ये टाइम के साथ ओमेगा की वैल्यू भी बदलेगा, क्योंकि ओमेगा में टी से गुना करिएगा जी तो ये टोटल बदलेगा, और जब ये बदलेगा तो साइन के जो फंक्शन मेरा होता है ये वाला यहाँ पर पुट करिएगा तो साइन के वैल्यू भी बदलेगा, और उस हिसाब से आपका इंस्टेंट वैल्यू और इंस्टेंट वोल्टेज मिलेगा एक टाइम पर, समझे? तो इसको टाइम पीरियड कह दीजिए और इसको बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है ना, इसको बोल सकते हैं अल्टरनेटिंग करंट या फिर अल्टरनेटिंग वोल्टेज। अब देखिए यहाँ पर अगला आप अब बात करते हैं कि अगर आप t बराबर जीरो लेते हैं, t बराबर जीरो पर देखते हैं कि करंट कितना मिलेगा और वोल्टेज कितना। तो अगर t बराबर आप जीरो लेते हैं जी, तो यहाँ पर आप लोग t जीरो पुट करेगा तो ओमेगा इंटू जीरो को हो जाएगा जीरो, और साइन जीरो कितना जीरो, तो आई नॉट में यूज करिएगा तो जीरो, यानी कि टाइम जीरो पर आपका करंट भी जीरो आ रहा है। तो क्या टाइम जीरो पर वोल्टेज जीरो आवेगा? तो ऑफकोर्स आवेगा। क्यों आएगा भाई? क्योंकि वोल्टेज में भी तो ओमेगा टी होता है, साइन ओमेगा टी, दोनों का तो फेज सेम ही है। यानी कि कहने का मतलब ये सेम कंडीशन में क्या करेगा, लेग और लीड्स कर सकता है, दोनों साथ साथ फेज चेंज करेगा। इसलिए यहां से आपका निकलेगा वोल्टेज, इस तरह से निकाले, और यहीं से ही निकलेगा करेंट, समझे? दोनों सेम फेज में होगा, सेम में उठेंगे सेम में ढलेंगे, सेम में उठेंगे सेम में ढलेंगे, यानी कि सेम के एक साथ साथ इंक्रीज भी करेंगे सर्किट में करंट और वोल्टेज, और डिक्रीज भी करेगा सर्किट में वोल्ट और करंट, एक साथ साथ ऐसा करेगा, समझे? तो ये वाला मैक्सिमम कितना ऊपर तक गया है, ये वोल्टेज का ग्राफ जो देख रहे हैं अल्टरनेटिंग जो है, तो ये इसको बोलते हैं हम लोग मैक्सिमम वोल्टेज, क्योंकि वोल्टेज का मैं लिखा हूँ, और इसको हम लोग बोलते हैं पीक वैल्यू। और ये करंट कितना मैक्सिमम तक गया है एक्स एक्सिस से, उसे बोलते हैं मैक्सिमम करंट, जिसे बोलते हैं पीक वैल्यू ऑफ एसी करंट। अब एक और होता है फेजर डायग्राम, इसे बोलते हैं रोटेटिंग वेक्टर भी बोलते हैं, बिटवीन एसी वोल्टेज एंड एसी करंट। देखिए एसी वोल्टेज और एसी करंट के बीच में ये फेजर डायग्राम बनता है, लेकिन ये डायग्राम तो बनता है लेकिन उसी करंट और वोल्टेज के फेज के अनुसार बनता है। तो हमको ये बताइए, ये मेरा वोल्टेज में मेरा फेज कितना, ओमेगा टी, तो अब एक्स एक्सिस से एक ओमेगा टी एंगल पर, मान लीजिए ओमेगा जो टी जो एंगल होगा वो 90 से छोटा होगा, तो एक्स एक्सिस के साथ ये ओमेगा टी इस तरह से बनावेगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज, ठीक है? तो ये ई नॉट आपका क्या हो गया, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एसी वोल्टेज, जो एक्स एक्सिस के साथ
ओमेगा टी पर है। एक्स एक्सिस के साथ मान लेते हैं, एक्स एक्सिस के साथ ये मेरा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज ओमेगा टी एंगल पर है, समझे? तो इसकी जो ये वाला जो कंपोनेंट होगी, देखिए ये मैक्सिमम वैल्यू है, तो इसकी जो ये वाला कंपोनेंट होगी परपेंडिकुलर वाला, ये कंपोनेंट आपको देगा इंस्टेंट वैल्यू ऑफ, अगर मैक्सिमम वैल्यू पता हो वोल्टेज का तब, यानी कि इंस्टेंट वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये वाला एंगल के अनुसार। अब बात करते हैं करंट की। तो देखिए करंट का भी फेज आपका कितना जी, ओमेगा टी है, तो एक्स एक्सिस से ओमेगा टी भी एंगल पर आवेगा, यानी कहने का मतलब है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एसी वोल्टेज एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एसी करंट कॉन्साइड, एक दूसरे पर कॉन्साइड करेगा, एक ही पर आवेगा, क्योंकि दोनों का ना एंगल ना फेज ना ओमेगा टी है। तो इस हिसाब से इसका आपका बनावेगा मैक्सिमम, या ये वाला बनावेगा आपका कंपोनेंट, ये कंपोनेंट वाई एक्सिस वाला कंपोनेंट परपेंडिकुलर वाला, ये आपका बतावेगा, ठीक है ना, अल्टरनेटिंग करंट, मतलब इंस्टेंट वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये आपका फेजर डायग्राम है। फेजर डायग्राम से हमें ये पता चलता है कि जब मैक्सिमम वैल्यू हमको दिया हो, चाहे वोल्टेज का चाहे तो करंट का, उससे हम कंपोनेंट तोड़ करके निकाल सकते हैं, इंस्टेंट वैल्यू निकाल सकते हैं, चाहे वोल्टेज हो या करंट हो, समझे? देखिए आगे लिखा हो ना नोट में, द सम ऑफ द इंस्टेंटेनियस करंट वैल्यू ओवर वन कंप्लीट साइकिल इज जीरो। बड़ा सिंपल बात है कि लिखो ना इंस्टेंटेनियस करंट क्या होगा। सम पूछा, इंस्टेंटेनियस करंट का सम वन चक्कर में कितना होगा, तो जीरो होगा। ऐसा क्यों? आपका वोल्टेज भी जीरो होगा जी, करंट का वोल्टेज भी जीरो होगा एक चक्कर में। ऐसा इसलिए भाई क्योंकि अगर आप देखा जाए, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट जो बह रहा है वो कैसा बह रहा, इस तरह से बह रहा, इस तरह से। तो ये एक चक्कर कंप्लीट किया, तब प्लस ये हुआ और ये माइनस पोलैरिटी हुआ। तो आधा चक्कर जो करता है, आधा जो साइकिल जो कंप्लीट कर ला, हाफ जो साइकिल कंप्लीट होता है वो पॉजिटिव होता है और हाफ नेगेटिव होता है। तो जितने भी यहाँ तक चेंज हुआ था सब पॉजिटिव की तरफ चेंज हुआ था, और उतना ही चेंज नेगेटिव की तरफ हुआ। तो जो ये नेगेटिव के वैल्यू ये पॉजिटिव के वैल्यू को जोड़ दिया जाए एक चक्कर में, तो मेरा जीरो ही ना मिलेगा। और वोल्टेज का भी यही हाल है। तो अगर आपसे पूछे कि एवरेज वैल्यू क्या होता है अल्टरनेटिंग करंट का इन वन रेवोल्यूशन या वन कंप्लीट वन सर्कल, एक पूरे सर्कल में अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज की वैल्यू कितनी होती है जब उसमें रेसिस्टर जुड़ा हो, तो आप बोलिएगा जीरो। कितना बोलिएगा? जीरो। इसलिए लिखा द एवरेज करंट इज जीरो बट द एवरेज पावर इज नॉट जीरो। यस, आपका एवरेज करंट तो जीरो हो जाएगा लेकिन आपका एवरेज पावर जीरो नहीं होगा। क्यों सर? अब देखिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं, एक बारे में आप लोग पढ़े होंगे, हीट के बारे में पढ़े होंगे, हीट के बारे में, हीट एनर्जी के बारे में। तो हीट एनर्जी के अनुसार हमें H बराबर आई स्क्वायर आर टी मिलता है, और उसी में आई आर स्क्वायर जो आर होता है वो पावर के बराबर होता है। मतलब पावर जो है ना वो बराबर हो गया आई स्क्वायर आर की। और इस तरह हम कह सकते हैं कि पावर जो डिपेंड कर रहा है आई पर, और ये आई स्क्वायर है। तो ये जो आई जो है जी, आई, ये आई आपका निगेटिव भी होता है पॉजिटिव भी होता है, होता है कि नहीं? अब क्यों सर अल्टरनेटिंग करंट नेगेटिव पॉजिटिव क्यों हो रहा है? क्योंकि ये हाफ सर्कल कंप्लीट पॉजिटिव की तरफ कर रहा है और हाफ किधर कर रहा है? नेगेटिव की तरफ कर रहा है। तो नेगेटिव रहे चाहे पॉजिटिव, उसका स्क्वायर करिए तो पॉजिटिव ही होगा ना। तो इस कंडीशन में इसका एवरेज पावर जीरो नहीं होता है। अब इसका निकाल भी सकते हैं कि कितना होता है। तो आपका P बराबर आई स्क्वायर आर, तो P बराबर लिख सकते हैं आई नॉट साइन ओमेगा टी, क्योंकि आई बराबर इतना होता है अल्टरनेटिंग करंट का फॉर्मूला। तो आई नॉट साइन ओमेगा टी इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो आपका हो जाएगा आई नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू आर, आपका ये हो जाएगा। यानी कि द इंस्टेंटेनियस पावर डिसिपेटेड इन द रेसिस्टर, रेसिस्टर में कितना इंस्टेंटेनियस पावर डिसिपेटेड होगा उसकी फॉर्मूला हो गया P बराबर आर आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। आर का मतलब होता है रेसिस्टेंस, आई नॉट का मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एसी करंट, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी तो बारे में जानवे करते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे पूछेगा कि पावर इंस्टेंटेनियस वैल्यू यानी कि इंस्टेंट वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर कितना होता है एसी करंट की वजह से, तो बोलिएगा P बराबर
सॉरी आर आई स्क्वायर आई नॉट स्क्वायर साइन आर स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, चलिए द एवरेज पावर कितना हो जाएगा जी? तो ये आपका जो है ना पावर का फॉर्मूला, ये आपका इंस्टेंट वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर है, समझी। बट एवरेज पावर कितना होगा? तो आपका एवरेज पावर लिखा जा सकता है पी बार बराबर 1/2 आई नॉट स्क्वायर इंटू आर। इसको रट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस तरह से अब हम लोग क्या करते हैं, अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है ना, केस नंबर 3 जिसका नाम रहेगा कि डीसी वोल्टेज को अप्लाई करेंगे अब इंडक्टर के साथ। मैंने एक क्या किया, मैंने एक डीसी और एसी करंट को रेसिस्टर के साथ मैंने पासेस थ्रू कर पूरी इसके बारे में कंप्लीट ज्ञान जान किया। अब हम लोग कल देखेंगे इंडक्टर के बारे में। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।